नमस्कार, सुप्रभात। आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ, जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है राजधानी लखनऊ से। तो आपको बता दें कि आज सुबह 11 बजे योगी कैबिनेट की अहम बैठक जो है होने जा रही है। आपको बता दें, लोक भवन में होगी कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चाएं संभव बताई जा रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में जो है यह बैठक होने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है। यह बैठक सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी। इसी के साथ आपको बता दें कि बैठक में राज्य सरकार से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चाएं की जाएंगी। माना जा रहा है कि विकास योजनाओं, प्रशासनिक फैसलों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लिए जा सकते हैं। सभी मंत्रियों को समय से बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। कैबिनेट बैठक के फैसले पर प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक कार्यप्रणाली की दिशा यहां पर तय होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आपको बता दें कि आज 11 बजे जो है योगी कैबिनेट की बैठक जो है वो आयोजित होने जा रही है, जिसमें सभी मंत्रियों को यहां पर उपस्थित रहने के साफ निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों ही पहलुओं से अगर देखी जाए तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जो है ये बैठक मानी जा रही है। आज 11 बजे जो है यहां पर सीएम योगी की अध्यक्षता में जो है यूपी की कैबिनेट बैठक होने जा रही है, जिसमें कई सारे चर्चाएं और कई सारे प्रस्तावों पर यहां पर जो है बातचीत और चर्चा संभव बताई जा रही है। तो आपको बता दें, कई सारे प्रस्ताव ऐसे हैं, खासतौर पर स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े हुए, जिन पे यहां पर जो है अब योगी सरकार की ओर से मोहर लगाते हुए आज नजर आ सकते हैं। तो आपको बता दें कि लोक भवन में जो है यह कैबिनेट बैठक आयोजित होगी। सुबह 11 बजे जो है सीएम योगी की कैबिनेट बैठक होने जा रही है, जिसमें योगी कैबिनेट के कई सारे मुद्दों पर जो है आपसी चर्चाएं देखने को मिल सकती हैं। अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी जो है वो लखनऊ से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, सीधे उनके पास चलते हैं। अनुराग, देखिए, कैबिनेट बैठक जो है वो होने जा रही है आज सुबह 11 बजे जो है कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता सीएम योगी करेंगे। कई सारी चर्चाएं, कौन कौन से खासतौर पर वो विषय हैं जिन पर चर्चाएं संभव बताई जा रही है, क्या जानकारी? देखिए समृद्ध, बेशक तो लखनऊ में मुख्यमंत्री जो है वो बड़ी बैठक को होल्ड करने वाले हैं। ऐसे में तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक होगी, उसमें दिशा निर्देश दिए जाएंगे और किस तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों तक सही तरीके से सुविधाएं पहुंच सके, योजनाएं पहुंच सके, इन सभी चीजों पर, सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। लेकिन जो प्रमुखतम देखिए विषय बताए जा रहे हैं वो कृषि का विषय बताया जा रहा है, आवासीय भूमि का विषय बताया जा रहा है कि इन सब चीजों को लेकर के देखिए तमाम उत्तर प्रदेश में ऐसे शहर हैं जो लगातार डेवलप कर रहे हैं और उनके पास वैसा ही रीजन क्रिएट हो रहा है जैसे दिल्ली के आसपास में जो नेशनल कैपिटल रीजन क्रिएट हुआ, उस प्रकार का लखनऊ में एससीआर और बनारस के पास भी रीजन क्रिएट किया जा रहा है। ऐसे में शहरी विकास के ऊपर बात होगी। तमाम जो कृषि भूमि क्षेत्र है वहां पर पास में, या फिर जो गन्ना बेल्ट है या तराई बेल्ट है जहां पर किसान जो है वो सीधे सीधे अपनी खेती पर आश्रित है, उनको लेकर के भी तमाम नई चीजें देखने को मिल सकती हैं। कहीं ना कहीं उनको भी सहूलियतें या फिर सौगात, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। इसके साथ साथ देखिए एक अहम मुद्दा यह है कि पारिवारिक जो डीड है उसको लेकर के 5,000 रुपए जो है वो करने जाने की बात चल रही है। अभी डीड की जो राउंड फिगर है वो अलग है, लेकिन अब इसको जो है वो 5,000 के स्लैब पे लाने वाले। तो देखिए कुछ ऐसे पहलू हैं अहम जो सीधे सीधे लोगों के जिंदगी से जुड़े हुए हैं। और देखिए पूरा, क्योंकि अगर मैं उत्तर प्रदेश बात करूं तो डिफरेंट ज्योग्राफीज हैं, ब्रज से लेकर पूर्वांचल तक। तो ऐसे में देखिए बड़ी बैठक है और बड़े मुद्दे जो है इस पर डिस्कस किए जाएंगे। अनुराग, देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्योंकि पिछले के दिनों में, हालिया दिनों में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी की रही है, और ऐसे में जो कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं थी वो भी सामने आ रही थी, तो क्या इन सब चीजों को लेकर भी कोई खबरें सामने आ सकती हैं? कोई ऐसी सूत्रों के हवाले से जानकारी आपके पास? जी देखिए, उत्तर प्रदेश का राजनीतिक पारा तो समृद्ध इस समय बेहद हाई है और हाई इसीलिए कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बढ़िया मुलाकात होती है दिल्ली में। ऐसे में देखिए मंत्रिमंडल विस्तार की बातें चली रही थी, नए प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं और अगर मैं संख्याओं की बात करूं तो तकरीबन 6 वो पद थे जो खाली पड़े थे मंत्री के। तो ऐसे में देखिए विस्तार हो सकता है। और आप जो सूत्र बता रहे हैं, ये एक बड़ी खबर है, सूत्र जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो भूपेंद्र चौधरी हैं उनको एक अच्छा विभाग कोई मिल सकता है। ऐसी भी बातें जो है वो जो हमें निकल करके आ रही है, जो सुगबुगाहट है वो निकल के आ रही है कि एक बड़े पद का विभाग
किसी भी हल्के विभाग से उनको बचाया जाएगा और एक बड़े विभाग में उनको मंत्री बनता हुआ देखा जा सकता है। तो ये देखिए, अभी कानाफूसी की खबरें तो यही है, लेकिन अभी देखिए मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं चल रही है। तमाम चर्चाओं के बीच में ये जो बैठक हुई है, इसको माफ कीजिएगा, जो मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री के साथ, ये बेहद अहम मानी जा रही जी। है। मुख्यमंत्री का ये वाला दिल्ली दौरा जो था कल वाला, ये देखिए बहुत ही प्रमुख है और कहीं ना कहीं आगे का मंत्रिमंडल विस्तार, तमाम स्ट्रेटजीज और कुछ बदलाव हो सकता है इस बैठक के बाद, इस मुलाकात के बाद में आगे होते नजर आए। समृद्ध, चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। नजर जो है आप इस पूरी खबर पर बनाए रखें, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे कि आखिरकार क्या कुछ जानकारियां यहाँ पर और क्या कुछ चर्चाएं आज की कैबिनेट बैठक में देखने को मिल सकती हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में विपक्ष और सामाजिक संगठनों का विरोध प्रदर्शन अब सरकार और भाजपा दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती बनता हुआ जा रहा है। जैसे जैसे विरोध तेज हो रहा है, वैसे वैसे सरकार पर सीबीआई जांच कराने का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। एक और विपक्ष इस हत्याकांड को 2027 के विधानसभा चुनावों को एक बड़ा मुद्दा बनाने और रणनीति पर काम करना है, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, सामाजिक संगठनों और आम जनता का सड़क पर उतरना भाजपा और संगठन और राज्य की सरकार के लिए एक चिंता का विषय कहीं ना कहीं बनता जा रहा है। मामले में बढ़ते दबाव को देखते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता को अब तक की कार्रवाई की जानकारी देने की कोशिश की है, लेकिन ये प्रयास उल्टे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश का शांतिपूर्ण माहौल खराब करने का प्रयास उन तत्वों के द्वारा किया जा रहा है जिनको राजनीतिक रूप से जनता पूरी तरह से नकार चुकी है। वो हमारी बेटी अंकिता का नाम लेकर के अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि आज बेटी अंकिता की आत्मा भी इनको श्राप दे रही होगी कि किस प्रकार से उसका नाम लेकर के ये अपनी राजनीति सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस प्रकार की अनर्गल बातें की जा रही हैं, वो राजनीति के लिए, राजनीति में काम करने वालों के लिए भी पीड़ादायक है। मित्रों, हम सबको मालूम है कि बहन अंकिता के प्रकरण में सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। 24 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार किया, 48 घंटे में बॉडी रिकवर की, तुरंत एक वरिष्ठ डीआईजी महिला अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी गठित की और उस एसआईटी ने तार्किक रूप से एक एक साक्ष्य को जुटा करके मजबूती के साथ काम किया और प्रकरण को अंत तक पहुंचाकर अपराधियों को जेल के शिक्षे में पहुंचाया। यहां तक कि गिरफ्तारी के बाद उनको जमानत भी नहीं मिली, उम्र कैद की सजा हुई और अब दो लोगों के ऑडियो की बात को लेकर के एक वीआईपी उछाला जा रहा है और उसके पीछे टारगेट केवल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बदनाम करना है। जबकि एसआईटी जांच में कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से यह स्थापित कर चुके कि किसी भी प्रकार का कोई जांच में कोताही नहीं बरती गई है, जांच सही दिशा में काम कर रही है। आज भी सीबीआई की जो बात की जा रही है, उस समय भी सीबीआई की बात की गई। भंडारी हत्याकांड मामले में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। यह प्रेस वार्ता और उसमें दिया गया मंत्री का बयान साफ तौर पर नैतिक दिवालियापन, जांच में विफलता और अपनी जिम्मेदारी से पलायन के रूप में देखा जा सकता है।
मंत्री के हाव भाव और मंत्री की बातचीत से साफ तौर पर यह दिखाई दिया कि सरकार सीबीआई जांच से मुकर रही है। ऐसे में सरकार हठधर्मिता की पराकाष्ठा कर रही है। एक तरफ उत्तराखंड की जनता सीबीआई की जांच की मांग कर रही है, वहीं सुबोध उनियाल का कहना है कि जांच से दोषियों को फायदा पहुंच सकता है। फायदा एक ही सूरत में पहुंच सकता है सुबोध उनियाल जी, वो तब जब आपने जांच में लूप होल्स छोड़े हों। आपने इसका मतलब जांच में कुछ ऐसे खुले दरवाजे छोड़ रखे हैं जिससे दोषियों को फायदा होने की गुंजाइश आपको दिखाई पड़ती है। आपने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी के काम से संतुष्ट दिखाई पड़ी है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला दे दिया है। तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि इस केस से पहले भी कई मर्तबा नए साक्ष्यों, तथ्यों और गवाहों के आलोक में केस दोबारा खुले हैं, फाइल्स दोबारा खुली हैं। ऐसे में अंकिता भंडारी की भी केस दोबारा खुल सकता है यदि सरकार चाहे तो। और कहीं ना कहीं जनता से यह कहना कि आप साक्ष्य लाइए, जांच हम कराएंगे, यह और भी अटपटा दिखाई पड़ता है, क्योंकि या तो आपको अपने सूचना तंत्र पर, अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पर भरोसा उठ गया है, क्योंकि आपके पास तमाम तरह का सूचना तंत्र है। आपके पास एलआईयू है, आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास पुलिस है, आपके पास गृह विभाग है, आपके पास एसआईटी है। तमाम तरह के तंत्र होने के बावजूद आप विपक्ष से और जनता से आप कह रहे हैं कि साक्ष्य लाइए, तो ये तो उल्टी गंगा बह रही है। विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है आप पर आरोप लगाना, और आपका संवैधानिक कर्तव्य है उन आरोपों की जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करके जनता के सामने रखना। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक बार पुनः यह साबित कर दिया कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। जीने का हक उसको भी था। तो 2022 की घटना है। 18 तारीख का ये इंसिडेंट हम मान रहे हैं जिस दिन से उस बिटिया की मिसिंग रिकॉर्ड में है। तो 18 तारीख के बाद जब वो अगले दिन उस जो 3 एक्यूज्ड हमारे हैं, उन्होंने एक प्लान किया कि हम पटवारी चौकी में जाके, क्योंकि रेवेन्यू एरिया में वो रिजॉर्ट आता था, उन्होंने जो लोकल पटवारी थे उनके यहाँ एक कंप्लेन दी। साथ ही जो बिटिया का मित्र था जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं उनसे भी कांटेक्ट किया। और ये फैक्ट है कि 2 दिन पहले 18 तारीख से मिसिंग हमारी बिटिया थी, और 15 और 16 को 2 रात वो जो मित्र है वो अपने दोस्त के साथ वहाँ आया था। तो इन तीनों ने ये फ्रेम करना चाहा कि शायद अंकिता मॉर्निंग में हमारे रात को वापस आई थी और सुबह उसकी मिसिंग है और वो उसके साथ चली गई है। तो ये खुद पटवारी के पास जाते हैं। इसी दौरान मम्मी, उनके जो पेरेंट्स हैं हमारी पीड़ित मृतका के, उन तक भी बात जाती है, और अगले दिन वो मुकदमा दर्ज होता है मिसिंग में। इस दौरान 2-3 दिन तक मिसिंग में ये सारी कार्रवाई होती है, यहाँ होगी वहाँ होगी। इस दौरान जो विवेचना के दौरान हम लोग समझ पाए और जो सिनेरियो था, ऐसा लगा कि इन तीनों ने 18 तारीख की रात की जो घटना थी और अगले दिन मॉर्निंग में जो एक प्लानिंग करी, इस प्लानिंग के तहत वो ये डाइवर्ट करना चाहते थे या एक ऐसा एक सिनेरियो क्रिएट करना चाहते थे कि बिटिया रात को शाम को हमारे साथ गई थी तो रात को ही वापस आई है और मॉर्निंग आवर में अपने कमरे में नहीं। इसका मतलब ये इनडायरेक्टली अपने स्टाफ को और उसके जो मृतक है उनके परिजनों को ये जताना चाह रहे थे कि 2 दिन पहले वो 2 शख्स जो बंदा आया था उसके साथ वो गई होगी, और 2-3 दिन तक इसी लाइन में काम हुआ, लगातार चीज़ें हुई। तो जो पुष्पदीप उस दोस्त का नाम है, उस तक जब मृतका के मदर फादर की अप्रोच हुई, उनके साथ आशुतोष नेगी जी, मैं उनको धन्यवाद पे करूंगा कि लगातार उन्होंने इस पूरे केस में परिजनों के साथ और हमें भी जो संभव मदद थी वो लगातार दी है, और उन्होंने इस मुद्दे को बहुत संवेदनशीलता से समझा और उसके हर पहलू पे काम किया, वो भी उनके टच में थे। तो इस दौरान कुछ चीज़ें, अब मैं 20 और 21 की बात बता रहा हूँ, पैरवी के बाद वो वीडियो वहाँ पर सीन हुई, और सीन होने के बाद माना गया कि एविडेंस जो कलेक्ट होने थे 23 तारीख की मॉर्निंग में कलेक्ट हो गए। कलेक्ट होने के बाद वो एक एविडेंस के तौर पर हमारे पास उसका पेन ड्राइव में वो ड्यूरिंग ट्रायल भी यूज हुआ, और जब हाई कोर्ट में ये पिटीशन फाइल हुई थी वहाँ और सुप्रीम कोर्ट में उस एविडेंस को प्रॉपर वहाँ सीक किया गया। तो मेरा ये फैक्ट आप सब लोग तक पहुँचा है कि वो एविडेंस कलेक्शन वाला काम हुआ है।
उसके बाद रात के इंटरोगेशन के बाद जब चीज़ें हुई, अब कहानी, चूंकि अभी तक एक मिसिंग में जो केस रजिस्टर्ड हुआ था, अब वो डाइवर्ट हुआ है, कन्वर्ट हुआ मर्डर में। मर्डर का मोटिव हमारे पास था कि कुछ एक्स्ट्रा सर्विस के लिए इमोरल ट्रैफिकिंग की जो सेक्शन हमारी थी, उस सेक्शन के अकॉर्डिंग की उसको एक गलत काम करवाने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था, और वो उस बात को बाहर आउट न करे, क्योंकि ये बात शायद वो तीनों अभियुक्त जान चुके थे कि इस फैक्ट को लॉ एंड ऑर्डर पीड़िता ने अपने मित्र को शेयर कर दिया। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम ने केस दर्ज कराया है। आपको बता दें, हरिद्वार ज्वालापुर में पूर्व एमएलए सुरेश राठौर पर आरोप लगाया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां अभिनेत्री उर्मिला सनावर भी नामजद कराई गई हैं। अन्य लोगों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज। फर्जी मनगढ़ंत ऑडियो वीडियो बनाने का आरोप यहां पर लगा है और सुनियोजित आपराधिक साजिश का दावा यहां पे किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लिप्त वायरल करने का आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस, यूकेडी और आप समेत अन्य पर अज्ञात मुकदमे में दर्ज यहां पर करा गया। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े आरोपों पर यहां कार्रवाई की बात की गई है। आईटी एक्ट और बीएनएस की धाराओं के तहत यहां पर जो है केस दर्ज किया गया है। थाना डालनवाला देहरादून में भी यहां पर जो है मुकदमा दर्ज हुआ है। इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तराखंड की राजनीति में सियासी भूचाल जो है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो उत्तराखंड से फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां देहरादून में से उत्तराखंड की राजनीति में आज की बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को लेकर मुकदमा दर्ज कराया है। यह मुकदमा देहरादून के थाना डालनवाला में दर्ज करवाया गया। मामले में भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर को नामजद आरोपी बनाया गया है, जबकि उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल, आम आदमी पार्टी के अन्य के खिलाफ भी यहां पर अज्ञात में मुकदमा दर्ज करवाया गया। यह मामला अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े आरोपों से संबंधित बताया जा रहा है, जिसमें दुष्यंत गौतम पर कथित रूप से गलत और भ्रामक आरोप लगाए जाने का आरोप लगाया गया। पुलिस ने इस प्रकरण में आपको बता दें आईटी एक्ट की धारा 66D, 66E और बीएनएस की धारा 336(4), 353, 356 और 61 के तहत यहां पर केस दर्ज किया है। इस कार्रवाई के बाद आपको बता दें राज्य की सियासत और अधिक गर्मा गई है। तो बड़ी खबर फिलहाल जो सामने निकल के आ रही है, जो आपको बता रहे थे, जहां आईटी एक्ट और बीएनएस की कई धाराओं के तहत यहां पर मामला दर्ज किया गया। उर्मिला सनावर और भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर के कथित ऑडियो के वायरल होने के बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच को लेकर एक बार फिर से जो है सवाल खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया पर बार बार वीआईपी एंगल को लेकर चर्चाएं हो रही थी। इस पूरे मामले पर एसआईटी के लिए जांच अधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक शेखर सुयाल का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि चूंकि न्यायालय द्वारा तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है, इसलिए इस पूरे विवेचन और जांच से जुड़े तथ्यों को सार्वजनिक किया जा रहा है। शेखर सुयाल ने स्पष्ट किया है कि जांच के दौरान हर पहलुओं को गंभीरता से परखा गया है और किसी भी व्यक्ति को जानबूझकर छिपाया नहीं गया। जांच अधिकारी ने बताया कि जिस वीआईपी का बार बार जिक्र किया जा रहा था, उसे अंकिता के मित्र पुष्पदीप ने संभावित वीआईपी बताया, जिसका नाम धर्मेंद्र कुमार उर्फ प्रधान बताया जा रहा है। जांच में पाया गया है कि यह व्यक्ति केवल कुछ समय के लिए रिसोर्ट में खाना खाने आया था और उसका इस मामले से कोई संबंध नहीं मिला। शेखर सुयाल ने कहा कि बार बार वीआईपी का नाम लिया जा रहा है, लेकिन जांच में कोर्ट ट्रायल के दौरान ऐसा कोई भी ठोस तथ्य सामने नहीं आया है जिससे वीआईपी की भूमिका साबित हो सके। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और समाचारों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहे सिर्फ इंडिया वॉइस पर।